पार्ट्स एंड शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा टॉपिक है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स स्टक करते ही करते हैं। इनफैक्ट स्टक होने का रीजन भी है क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस वक्त 22 पार्ट्स थे, अभी कितने हो गए 25। उस वक्त 8 शेड्यूल थे, अभी कितने हो गए 12। रीजन क्या है सर? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है ना, इसको हम लिविंग बुक कहते हैं। मतलब जैसे जैसे हमारे समाज में बदलाव हो रहा है उसी हिसाब से हम अपने संविधान में भी बदलाव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दैट इज द रीजन व्हाई पार्ट्स एंड शेड्यूल्स आर वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक टू बी रेड बाय द एस्पिरेंट्स। आज के पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको पार्ट्स एंड शेड्यूल्स को याद करा दूंगा, स्पेशली शेड्यूल्स को लेकर के कुछ निमोनिक्स भी दे दूंगा जिससे आप उसको कभी नहीं भूलोगे। पार्ट्स में जो इंपॉर्टेंट से पार्ट्स से बता दूंगा वो ध्यान में रखना है, बाकी सारे पार्ट्स आपको रट्टा नहीं मारना है। प्रीसाइजली एक बार हम पूरी पूरी पॉलिटी का समराइजेशन भी कर लेंगे आधे घंटे के अंदर में, ठीक है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुपेश एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द पावर आईज, जहां पे हम 25 दिन के अंदर में पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी खत्म कर रहे हैं फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल, ठीक है। और आज की जो क्लास है दैट इज ऑन दी पार्ट्स एंड शेड्यूल, है ना, जस्ट अ क्विक रिवीजन। तो अगर हम आज की क्लास को स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है भारत का, राइट, उसमें आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है? प्रियम्बल दिखाई देता है। प्रियम्बल क्या है? तो इसको हमने अपने संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया हुआ है क्योंकि प्रियम्बल में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे संविधान के नेचर को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे संविधान का नेचर क्या है, हमारे हमारे देश का नेचर क्या है? हम एक सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। जैसे कहते हैं ना कि इस इंसान का नेचर क्या है, तो ये बहुत ही गुस्से करने वाला है, ये बहुत ही चिड़चिड़ा टाइप का इंसान। एग्जैक्टली जैसे इंसान का नेचर होता है ना, वैसे हमारे देश का नेचर है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है कि सर हमारा देश अपने डिसीजंस को लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, उसे किसी पर डिपेंड नहीं होना, दैट मीन सॉवरेन, है ना। सोशलिस्ट मतलब हमने कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इस तरीके से है कि इनइक्वालिटीज को अपन कम कर सके। बहुत सारी सरकार स्कीम लेकर के आती है ना। प्लस सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, स्टेट का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे सारे धर्म एक समान है, स्टेट के लिए सभी धर्म एक समान है, स्टेट का कोई धर्म नहीं है ना। प्लस डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, लोग अपने लिए खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द डेमोक्रेसी, है ना। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हमारे देश में जो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब जो संविधानिक पद का मुखिया है, जो सबसे ऊपर बैठा है, राष्ट्रपति, वो भी इलेक्ट होकर के आता है। इनफैक्ट अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन न्यूज में चल रहा है, तो जितने भी एस्पिरेंट है जिनका स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस एग्जाम आ रहा है, इनफैक्ट वनडे एग्जाम में एसीआईओ और बाकी एग्जाम जो भी आ रहे हैं, ट्रस्ट मी, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे कवर अप करा हुआ है पूरी सीरीज में। इनफैक्ट इन सभी एग्जाम्स के बाद मैं शॉर्ट्स के थ्रू दिखाऊंगा कि किस तरीके से अपनी सीरीज से सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन आए, राइट। सो प्लीज फॉलो दैट पर्टिकुलर सीरीज ऑफ 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। फिर आपको दिखाई देगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश करना चाहता है। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज को अचीव करना चाहता है कि सभी लोगों को जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये बता क्यों रहा हूं मैं? क्योंकि सर ये आपके प्रियम्बल में दिया हुआ, और प्रियम्बल को कहीं ना कहीं हमारे देश का, हमारे संविधान का समरी भी कहा गया है। क्यों कहा गया है समरी? क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी पार्ट्स दिए हुए, जितने भी शेड्यूल्स दिए हुए, उसके अंदर जो भी फीचर्स है, चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर के हो, डिवीजन ऑफ पावर को लेकर के हो, डाउन द लाइन वो एक जगह आके समराइज होता है, और वो इन्हीं गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे समराइज होता है जो कहीं ना कहीं आपके प्रियम्बल में दिया हुआ है। तो प्रियम्बल से अगर आप आगे चलोगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको क्या दिखाई देगा? यूनियन एंड टेरिटरी, मतलब हमारा यूनियन है, यूनियन के आसपास में जो भी स्टेट्स है, जो भी टेरिटरीज है, वो आपको पार्ट 1 में दिखाई देगा। इसमें मुख्यतः 4 आर्टिकल है, 1 2 3 4। और ये आर्टिकल्स क्या बताते हैं? तो ये आर्टिकल्स बेसिकली बताते हैं कि हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, हमारे देश में कोई नया स्टेट बनाना है तो कैसे बनेगा। ये 4 आर्टिकल्स यहाँ पे बताते हुए नजर आते हैं। इसको मैंने पिछली क्लास में भी समझाया हुआ है, जहां मैंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक स्लॉट में कराया था। अभी पिछली वीडियो लगभग 5-5.5 हजार बच्चों ने देखा हुआ है, कंप्लीट आर्टिकल्स इन वन शॉट। वहां पे मैंने इन आर्टिकल्स को बहुत डिटेल में बताया हुआ है। वो वीडियो भी सारे एस्पिरेंट्स के लिए इफेक्टिव है, तो उसको एक बार जाकर के देख लो। एक आध वीडियो पीछे ही, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आर्टिकल्स जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा? तो उसमें आपको आर्टिकल्स में 4 आर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पहला आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया, जिसका दूसरा नाम क्या है? भारत, और हमारा देश कैसा है? तो सर यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब सारे स्टेट्स का एक यूनियन बना हुआ है। यानी कि 2 चीज पता चल रहा है, एक तो हमारे देश का नाम क्या है, दूसरा हमारे देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है देश का, तो हम एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। ये 2 चीज पता चल रहा है।
आर्टिकल 2 और 3 बताता है कि आपका पार्लियामेंट कोई नए स्टेट को बना सकता है, कोई भी एक नया राज्य बनाया जा सकता है, बाहर के किसी टेरिटरी को राज्य घोषित कर दो, या तो अपने देश में इंटरनल चेंज करके एक राज्य बना दो, जैसे है ना 28 स्टेट्स है हमारे देश में, 29 स्टेट 30 स्टेट, ऐसे स्टेट्स का फॉर्मेशन ये 2 आर्टिकल में दिया हुआ है। और बेसिकली ये 2 आर्टिकल के क्या इंप्लीकेशन है वो आपको आर्टिकल 4 में दिखाई देगा, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दिस इज दी फर्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट 1 आप बस ध्यान रखना, यूनियन टेरिटरी आपको पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। कुल कितने पार्ट है? तो सर देयर आर 25 पार्ट्स टोटली। अब मतलब टोटल कितने पार्ट है सर? 25 पार्ट है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है वो आपका कौन सा? यूनियन टेरिटरी वाला। जो पार्ट 2 है दैट इज द सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप से क्वेश्चंस इसलिए नहीं आते क्योंकि सिटीजनशिप जो टॉपिक है ये जब भी न्यूज में रहता है तभी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्टैटिक का पार्ट भी नहीं है, क्योंकि जो आपके सिटीजनशिप में आर्टिकल दिए हुए 5 से 11 से लेकर के 5 से लेकर के 11 तक, ये सभी आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत में नागरिक बनने के क्या प्रोविजंस थे उससे डील करते हुए आर्टिकल्स है। दैट इज द रीजन वाई ये आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको रट्टा मत मारना, ठीक है। तो आपको पार्ट 2 में दिखाई देगा आपके देश में सिटीजनशिप को लेकर के, सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कैसे सिटीजनशिप जा सकती है, इन सभी को लेकर के सबसे पहले एक एक्ट बनाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955, जिसमें इन प्रोविजंस को मेंशन किया गया एक्विजिशन और टर्मिनेशन को लेकर कि सिटीजनशिप आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिकता आपसे कैसे छीनी जा सकती है। कमाल की बात क्या है ना कि एक्विजिशन और टर्मिनेशन के बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, मतलब आर्टिकल 5 से 11 के बीच में इसके बारे में कहीं भी कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। ये एक्विजिशन हो, टर्मिनेशन हो, ये सब आपके 1955 के एक्ट में डाला गया, संविधान में नहीं लिखा हुआ है। एक्ट में कैसे डाला गया? तो पार्लियामेंट ने बेसिकली एक एक्ट बनाया ऐसी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज पार्ट 2 इंडियन सिटीजनशिप, सिटीजनशिप नागरिकता आपको कैसे मिलेगी। पार्ट 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। हार्डली एंड रियरली कोई ऐसा एग्जाम होगा आईएएस से लेकर के वनडे एग्जाम तक जहां पे आपको पार्ट 3 के क्वेश्चन ना दिखाई दे, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन ना दिखाई दे, स्पेशली आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। दैट इज द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है सर कि इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आते हैं पार्ट 3 में, और इसको अपन जस्टिशिएबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जस्टिशिएबल। हिंदी में जस्टिशिएबल का मतलब होता है न्यायाचित, यानी कि इन राइट्स की गारंटी कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय। अगर मेरे, आपके और हमारे जैसे किसी भी इंसान का मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम कहां जा सकते हैं? वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री, अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं अपने राइट्स को रिस्टोर करने के लिए, राइट। तो ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रीडम, प्रोटेक्शन, ये सभी चीज आपको पार्ट 3 में दिखाई देगा। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पार्ट्स को ध्यान रखना, राइट। अगर मैं आपको बता दूं प्रीलिम्स का फोकस एरिया क्या है स्पेशली, तो आपको याद रखना है जितने भी रिट्स मिलते हैं, रिट्स मतलब क्या? आपके आर्टिकल 32 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसी को अपन रिट्स भी कहते हैं। 5 अलग प्रकार के रिट्स आपको दिखाई देंगे, जैसे आपको क्यो वारंटो दिखाई देगा, मैंडामस दिखाई देगा, है ना, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, राइट, सर्टियोररी, ये 5 इंपॉर्टेंट रिट्स हैं जो आर्टिकल 32 के अंदर में आते हैं, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट रिट्स है, इस पे कई बार सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन दिखते हैं, आईएएस से लेकर के वनडे एग्जाम तक। इन रिट्स को ठीक से देखेंगे। आर्टिकल 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर में भी 6 राइट्स दिए गए, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड, असेंबली का, फॉर्मेशन का, देश के अंदर मूव करने का, कोई भी प्रोफेशन को फॉलो करने का, कॉपरेशन बनाने का, ऐसे 6 राइट्स है जो मैंने बहुत डिटेल में फंडामेंटल राइट के ऊपर में, लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, हमने 3 वीडियो अपलोड किया है, हर वीडियो 1 से 1.5 घंटे की है, मतलब समझ जाओ अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे लगे फंडामेंटल राइट को कवर अप करने में, इतने डिटेल में हमने इस टॉपिक को कवर अप किया है। पूरी प्लेलिस्ट के अंदर में आपको वीडियो दिखेगी, अगर नहीं देखा है तो 1.5x पे देख सकते हो, पूरा पूरा वहां पर रिवीजन हो जाएगा। ये सब के सब आपके फोकस एरियाज है, इनको ठीक से करना है, ठीक है। चलो, तो ये तो था आपके पार्ट 1, 2 एंड 3। पार्ट 4 क्या है सर? पार्ट 4 को हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में इसको बोलते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होते हैं ये? तो मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट से प्रिंसिपल्स हैं जिनका ध्यान में रख करके स्टेट को क्या करना है सर? एक्ट बनाना है, पॉलिसी बनाना है। क्या बनाना है? स्टेट को पॉलिसी बनाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट से प्रिंसिपल्स हैं जिनको स्टेट ध्यान में रखेगा पॉलिसीज बनाने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब उन प्रिंसिपल्स का मुख्यतः स्टेट ध्यान में रखेगा जब उस स्टेट को पॉलिसी बनानी है। दैट्स कॉल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डीपीएसपी जो है ये
आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में दिखाई देगा। और डीपीएसपी बेसिकली वेलफेयर फीचर को बताता है, मतलब डीपीएसपी के द्वारा जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो लोगों के बीच में वेलफेयर का काम करती है, ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे लोगों का क्या हो सके, वेलफेयर हो सके। फॉर एग्जांपल डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में लिखा था कि पंचायत के पास में पावर होना चाहिए अपने इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने संविधान में संशोधन करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना दिया, जिससे आपको दिखाई देगा कि हर जगह पे आज पंचायती राज सिस्टम दिखाई देता है। यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत दिखाया जाता है, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे अलग अलग लेवल पे पावर को डिसेंट्रलाइज करता हुआ फॉर्मेट दिखाई देता है। तो क्या हुआ सर, इसका एक प्रिंसिपल था, एक सिद्धांत था कि पंचायत को सशक्त करो, पंचायत को एम्पावर्ड करो कि पंचायत अपनी समस्याओं को खुद समाधान करे। दे शुड बी एबल टू सॉल्व देयर इश्यूज एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल वाज converted to a policy, an amendment was done to the constitution and a new feature was added, that is the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो आपका जो डीपीएसपी है ना, दैट इज मोर अबाउट वेलफेयर स्टेट। किसके बारे में बात करता है सर, ये वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है। और कमाल की बात क्या है सर, ये नॉन जस्टिशिएबल है, दिस इज नॉन जस्टिशिएबल, मतलब कल अगर इसका वायलेशन होता है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे, यू कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट, है ना। क्यों नहीं जाओगे, क्या इश्यूज हैं, इनको हमने डिटेल में अपनी क्लासेस में कवर अप किया हुआ है। दिस इज दी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, पार्ट 4 के बाद में एक नया पार्ट ऐड किया गया, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, और उसको बनाया गया पार्ट 4A। ए का मतलब होता है सर अमेंडमेंट, मतलब इसको बाद में संशोधन के साथ ऐड किया गया। संशोधन के साथ ऐड करने का मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज पहले से मेंशन नहीं थे, इसको हमने क्या किया है सर, बाद में ऐड किया है। कैसे ऐड किया है, अमेंडमेंट करके ऐड किया है। स्पेशली जब इमरजेंसी का टाइम चल रहा था ना 1925 के आसपास में, तो लोगों के पास में कोई मोरल ऑब्लिगेशन था ही नहीं, कोई भारत का झंडा जला रहा है, कोई हमारे नेशनल आइडियल्स को क्या कर रहा है सर, उसके साथ सामने बदतमीजी से पेश आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा ओपिनियन उठने लगा कि जैसे हमारे देश के नागरिक हैं, इनको अगर अधिकार मिल रहा है तो इनका कुछ कर्तव्य भी तो होना चाहिए। दे शुड बी ऑल्सो लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द नेशन, दे शुड बी डूइंग सम ड्यूटीज। कैसे ड्यूटीज करेंगे वो, तो सर वो करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसको बेसिकली बाद में ऐड किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन के रूप में इसको ऐड किया गया। बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज से आपको क्या पता चलेगा सर, फंडामेंटल ड्यूटीज से आपको ये पता चलेगा कि जितने भी लोग हैं, लिसन दिस केयरफुली एवरी वन ऑफ यू, जितने भी लोग हैं हम सभी के ऊपर में कुछ ऑब्लिगेशन है कि एज अ नागरिक हमें ये काम करना चाहिए। अभी आपको 11 ड्यूटीज दिखाई देंगी और इसको 1976 में 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया। किसके रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। इसको हमने बहुत डिटेल में आगे पढ़ा हुआ है, तो इसको पार्ट 4A कहते हैं। अच्छा, एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर जो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी को डाला गया, तो इसको 4A में क्यों डाला गया, इसको 3A में क्यों नहीं डाल दिया गया। सोचने वाली बात है, 3A में क्यों नहीं डाल दिया, इसको 4A में ही क्यों डाला गया। इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक सिंपल है सर। जो आपका पार्ट 3 था, जो कि आपका क्या था, फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट्स वर इनफोर्सेबल बाय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इनफोर्सेबल है। लेकिन क्या आपका फंडामेंटल ड्यूटी इनफोर्सेबल है, नहीं है। कल अगर आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं पूरा कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, इट्स नॉट लीगली इनफोर्सेबल। और क्या डीपीएसपी लीगली इनफोर्सेबल है, नहीं है। तो जब पार्ट 4 में डीपीएसपी ये खुद लीगली इनफोर्सेबल नहीं है और हम फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करना चाहते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी लीगली इनफोर्सेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पार्ट 4 में ही तो ऐड करेंगे, 4A बनाएंगे। अगर हम 3 में ऐड करते तो ये लीगली इनफोर्सेबल करना पड़ता, क्यों, क्योंकि पार्ट 3 इज लीगली इनफोर्सेबल। तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर वायलेशन होता तो आपको उठाकर जेल में डाल देते, लेकिन वो प्रोविजन तो नहीं है ना। ये आपके ऊपर में एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि भाई साहब आप देश के नागरिक हो, तो आपके ऊपर में कुछ कर्तव्य है। कानूनी रूप से आपके ऊपर में ऐसा सीन नहीं है कि आपने अपने कर्तव्यों को नहीं किया तो आपको उठा करके जेल में डाल दिया गया, ये तो नहीं है प्रोविजन, है ना। कहीं ना कहीं वहां पे आपको मिसयूज ऑफ पावर दिखाई देगा एंड ऑल। तो बेसिकली यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन एंड एवरीथिंग। बाकी ये पीपीटी जो है जहाँ पे आप पूरा का पूरा पार्ट्स एंड शेड्यूल को डिटेल में रिवाइज करोगे ऐसे मिनी नोट्स के थ्रू, एक क्विक मैराथन के फॉर्म में। ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, दैट इज द यूपीएससी बाय रूपेश, है ना। अगर आप अभी तक इसमें नहीं जुड़े तो इसमें जुड़ जाओ। बेसिकली टेलीग्राम चैनल पे अभी हम कुछ दिन के अंदर में एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम क्या करेंगे सर, डेली बेसिस पे पॉलिटी के 5 क्वेश्चन लगाएंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं, जिससे अपना पॉलिटी रिवाइज होगा। तो एक बार हमारा सीरीज कंप्लीट हो जा रहा है, साथ में अपन पॉलिटी का रिवाइज भी करते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज, तो पॉलिटी अपना कंसोलिडेट हो जाएगा, फिर हिस्ट्री या इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स पे आएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि अपन टेलीग्राम चैनल पे इस प्रकार से एमसीक्यू करें तो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दो। एटलीस्ट अगर 15 बच्चों ने ऐसा रिक्वेस्ट किया कि सर वी शुड बी डूइंग दिस पीवाईक्यूज ऑफ पॉलिटी, तो अपन विल बी स्टार्टिंग आउट दिस। सो एटलीस्ट 15 एस्पिरेंट्स शुड बी देयर, ताकि अपन इसको सोच सके, आई शुड एंगेज द टीम इन दिस पर्टिकुलर वर्क, है ना। चल,
तो ये तो डीपीएसपी हो गया। अब देखो यहां से स्टार्ट हो गया सर यूनियन एग्जीक्यूटिव, है ना। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, जो आपके एक्शंस को एग्जीक्यूट करता है यूनियन लेवल पे, जिसमें आपको दिखाई देंगे कौन कौन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब के सब आपके एग्जीक्यूटिव्स के पार्ट है, राइट। प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, राइट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और तो और सर अटॉर्नी जनरल, ये भी आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव है ना, आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अटॉर्नी जनरल भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जब मैं प्राइम मिनिस्टर पढ़ा रहा था और जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ाया, दोनों टॉपिक में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इन सभी को हमने सर पार्ट 5 में ऐड कर दिया। सो पार्ट 5 इज ऑल अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, इसके साथ साथ आपका यूनियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इसके साथ साथ सर आपका जुडिशरी में सेंटर में कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ये सब के सब आपके पार्ट 5 में। मतलब आपको जो भी सेंटर वाली चीजें दिखाई दे रही है वो किसमें है सर, दैट इज इन पार्ट 5। ऑन अ पैरेलल नोट, जो आपकी स्टेट वाली चीज है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इनफैक्ट जुडिशरी भी, वो आपके पार्ट 6 में। फॉर एग्जाम्पल आपकी गवर्नर पार्ट 6 में, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे आपको यहाँ पे पार्लियामेंट दिख रहा है, वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर दिखाई देगा पार्ट 6 में। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिख रहा है, वहां पे चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिखाई देगा, वो भी पार्ट 6 में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपको पार्ट 5 में दिखाई दे रहा है, वहां पे पार्ट 6 में हाई कोर्ट दिखाई देगा। यानी कि सेंटर वाली सारी चीजें आपको पार्ट 5 में दिखाई देंगी, एंड स्टेट वाली जितनी भी चीजें हैं, राइट, वो सब आपको किस में, देखो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब पार्ट 5 में था, और ये सभी की सभी चीजें आपको पार्ट 6 में दिखाई देगा। पार्ट 5 में देखो सुप्रीम कोर्ट दिखाई दे रहा है, पार्ट 5 में आपको कैग दिखाई दे रहा है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वैसे ही पार्ट 6 के अंदर में आपको स्टेट वाली सारी चीजें दिखाई देंगी। सो आई एम नॉट सपोज टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स ओवर एंड अगेन। बाकी एक बार अपन फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज इट्स अ क्विक मैराथन। सो लेट मी रीड आउट दिस पर्टिकुलर स्टफ, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको पता है प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द हेड ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं सर इनको, हेड ऑफ स्टेट कहते हैं ना, हमारे देश के सबसे पहले नागरिक है ये, प्लस सुप्रीम कमांडर है ये। इनके इलेक्शन के पावर्स, इनके पास बहुत सारे पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, फाइनेंशियल, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट साहब को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहा गया, मतलब राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के सब ऑर्डिनेट नहीं है, इनका अलग ऑफिस है, अलग डिपार्टमेंट है। कल अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकते हैं। मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताया हुआ है, प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक पूरा क्रोनोलॉजी है, उसको अपने को ध्यान रखना है। वैसे आपको लोकसभा दिखाई देगा, जहां पे मेरे और आपके द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए गए लोग बैठते हैं। प्लस सर ये लॉ मेकिंग बॉडी और ये पूरा का पूरा फाइनेंस को हैंडल करती है। अगर हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, कुछ भी करना है, लोकसभा से बिल को पास करना पड़ेगा। पूरा का पूरा फाइनेंस लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास उससे रिलेटेड पावर नहीं है। राज्यसभा को सर काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। ये स्टेट से इलेक्ट किए गए लोग यहाँ पे आपको राज्यसभा में आकर के बैठते हुए नजर आएंगे, ठीक है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका जो राज्यसभा है ना, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और उसको काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स जितने भी 28 स्टेट्स तक, जितने 28 स्टेट्स तक जो भी स्टेट्स हैं, इन सभी स्टेट्स का कुछ सीट दिया गया है कि आपके स्टेट लेजिस्लेचर से इतने लोगों को अपने को राज्यसभा में भेजना है। सो देयर आर फिक्स नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम एवरी स्टेट, कितने लोग आपके यहाँ से राज्यसभा में जाएंगे ही जाएंगे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आपको काउंसिल ऑफ स्टेट्स में क्या दिखाई देगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल दिखाई देगा, जो इनडायरेक्टली स्टेट से आते हुए नजर आ रहे हैं। परमानेंट बॉडी है सर, ये डिसॉल्व नहीं होती है, इट नेवर डिसॉल्व, और ये कहीं ना कहीं अपने अमेंडमेंट को, लेजिस्लेशन को रिव्यू करते हुए नजर आती है। दैट इज द वर्क ऑफ द राज्यसभा। तो ये हमने इसको इसमें हैंडल आउट किया हुआ, वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर स्टफ। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बाकी सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जुडिशरी में मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट का पावर सब कुछ पढ़ाया हुआ है, इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करना अपने को, राइट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर स्टफ, इट शुड बी क्लियर। बाकी वन शॉट में मैंने पॉलिटी में इन सभी टॉपिक्स को समझाया है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का काम क्या है सर, कि जितने भी भारत सरकार के फंड हैं, पैसे जो कहीं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हुए, उसको ऑडिट करना है ना, उसको ऑडिट करके उसकी रिपोर्ट किसको देना, राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय उस रिपोर्ट को दोनों सदन में रखेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा, उस पर डिस्कशन होगा। हमारे कैग की रिपोर्ट से पता चलता है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो प्रॉफिट में चल रही है, किसमें नुकसान चल रहा है, घोटाला है, ये सब आपको कैग में दिखाई देता हुआ नजर आएगा।
ऑन द नेक्स्ट रोल इज सर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में आपको कौन कौन दिखाई देते हैं? तो एक तो आपको गवर्नर साहब दिखाई देंगे, है ना, गवर्नर साहब एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपको यूनियन में प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं, है ना, संविधानिक रूप से हेड है और इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते और इनके पास में काफी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। जैसे हमने देखा हुआ है राष्ट्रपति, जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना, तो राष्ट्रपति के ऊपर में ऑब्लिगेशन है कि राष्ट्रपति को अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ एडवाइस किया है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा ऑब्लिगेशन आपके गवर्नर के साथ नहीं है कि अगर गवर्नर को चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर रहे हैं तो उनको करना ही पड़े, ऐसा ऑब्लिगेशन इनके साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास में सर डिस्क्रिशनरी पावर है। तो अगर आप डिस्क्रिशनरी पावर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नर के पास में डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा है कंपैरिजन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको क्लासेस में समझाया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ भी चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको हाईकोर्ट दिखाई देगा जो पार्ट 6 में दिखता हुआ नजर आता है ना। पार्ट 7 से लेकर के देखो पार्ट 10 तक सारे पार्ट्स आपको रट्टा नहीं मारने हैं, इंपॉर्टेंट बताऊंगा उतना ही देखना, आगे बढ़ना, ठीक है। पार्ट 7 छोड़ दो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्विट दिस, है ना। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है एग्जाम में, मतलब पार्ट 8 बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। यूटीज है ना, केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है सर आपका पार्ट 9 और 9 का ए, दैट इज पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी, जिसको 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से ऐड किया गया, है ना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। बेसिकली ये रूरल लोकल बॉडी है पंचायती राज, ये अर्बन लोकल बॉडीज है ना, कौन सी आपकी म्युनिसिपैलिटी। तो ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, पार्ट 9 एंड 9A। 9 पार्ट एक नया पार्ट यहाँ पे ऐड किया गया था, है ना, और उसी के अंदर में ए बनाया गया, ए मतलब अमेंडमेंट। तो आपको यहाँ पे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इन पार्ट्स में दिखाई देंगे। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 11 से लेकर के 15 तक, अब देखो मैंने पहले ही कहा था 25 पार्ट्स हैं। शुरुआत के जो 5-6 पार्ट है वो लगातार आपको याद होने चाहिए, उसके बाद में आपको सिलेक्टिव देखना है। पार्ट 9 में थोड़ा मोड़ा देख लो कि किस तरीके से सेंट्रल स्टेट के बीच का रिलेशन है, इसके ऊपर भी मैंने एक टॉपिक पूरा डाला हुआ है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, एक लेक्चर ही अपलोडेड है, तो थोड़ा सा सेंट्रल स्टेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर ये फाइनेंस कमीशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप करते चलो इसको भी, है ना। पार्ट 14 में आपको सर्विसेज में यूपीएससी स्टेट पीसीएस दिखाई देगा, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। और 14 का ए है, ए मतलब क्या, अमेंड करके इसको ऐड किया गया ट्रिब्यूनल्स को। तो जितने भी अमेंडमेंट्स है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो आपको ये वाला पार्ट ध्यान में होना चाहिए कि सर अपना जो पार्ट 14 का ए है वो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाकी मैंने ऐसे ना जो आपका पीवाईक्यू फोकस एरिया है उन एरियाज के आर्टिकल को भी इसमें ऐड कर दिया, आप इसको आराम से पढ़ोगे तो आपको पीवाईक्यू फोकस एरिया भी मिल जाएगा विद डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट हैशटैग्स, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपको पार्ट 16 से लेकर के 22 तक में कौन से पार्ट है, 16 स्पेशल प्रोविजन, स्किप इट। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर पार्ट 18, दैट इज द इमरजेंसी प्रोविजन। इससे भी क्वेश्चन आने वाले 1-1.5 साल में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसी साल मई में 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक्सटर्नली बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया था, है ना, बिकॉज ऑफ सर्टन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड, है ना, प्रॉब्लम्स, जिसमें आप देखा था ना कि इंडिया ने कुछ ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके बाद से पाकिस्तान ने भी कुछ रिटेलिएट करने की कोशिश की, जो कि हो नहीं पाया। तो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कहीं नेशनल इमरजेंसी ना लग जाए, है ना, प्रीलिम्स का टाइम था, लोग कह रहे थे यूपीएससी का प्रीलिम्स एक्सटेंड हो जाएगा, एक अलग ही माहौल चल रहा था वहां पे। तो उस टाइम पे आपको प्रोविजन जो थे इमरजेंसी की न्यूज में चल रहे थे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पार्ट 18 को सभी बच्चे देख करके आएंगे, स्पेशली नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर में कौन कौन से 2 स्पेशल पैरामीटर्स है जिस बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लग सकता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। वैसे तो मैंने पूरी क्लास में कवर अप कराया हुआ है, उसका एक वीडियो डाला हुआ है, बट उसको एटलीस्ट अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो खुद से भी रिवाइज कर लेना, दैट इज फॉर श्योर। फिर आपको 19 मिसलेनियस प्रोविजन स्किप करो। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने क्लास में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आपके संविधान में अमेंडमेंट करने के 2 प्रोविजंस थे, क्या थे, एक तो स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, और एक मैंने बताया था कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के साथ में रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ द स्टेट्स। आपके देश के 50% स्टेट अगर उसको रेटिफाई करते हैं तो भी इसके अंदर में आ जाएगा। अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 के अंदर में था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर आपको पार्ट 21, 22 नहीं याद रखना, इसको स्किप करेंगे अपन, है ना। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट से पार्ट्स देखो, मैंने यहाँ पे एग्जाम फोकस एरिया में टाइप्स ऑफ इमरजेंसी डाल दिया और एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अमेंडमेंट से ही रिलेटेड है, इस पर्टिकुलर पार्ट से, पार्ट 20 से रिलेटेड अमेंडमेंट से, इसको आपको देखना है, मैंने इसको क्लासेस में कराया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पार्ट्स थे, उसके बाद से आपको उसके बाद के पार्ट्स को आपको नहीं देखना, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपने इतने पार्ट्स कर लिए तो आपके काम हो जाएगा, मतलब आपको 25 पार्ट्स में से गिन के अगर मैं बताऊं तो आपको 10 पार्ट्स याद रखने, शुरू के 6 पार्ट्स
और उसके बाद के 4 पार्ट्स आपको रैंडमली याद रखने, फॉर एग्जांपल प्रोविजन का, इमरजेंसी का हो गया, अमेंडमेंट का हो गया, कुछ ट्रिब्यूनल्स हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसे 3-4 पार्ट रैंडम से आपको ध्यान रखने, 10-12 पार्ट्स में आपका काम हो जाएगा। और ये याद करना टफ नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर आपने 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज किया है, यू विल बी एबल टू रिकॉल द फैक्ट्स, यू विल बी एबल टू मेमोराइज द फैक्ट्स, राइट। नेक्स्ट कम्स द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल पहले अपन देख लेते हैं है क्या, फिर मैं आपको शेड्यूल्स ना और डिटेल में समझा दूंगा, एक निमोनिक बता दूंगा शेड्यूल्स का। शेड्यूल का निमोनिक के साथ करोगे तो एकदम याद रहेगा, मैं आपको निमोनिक भी बता दूंगा। देखो शेड्यूल में आपके पास में अभी कितने शेड्यूल है, पहले 8 थे, अब उसको बढ़ा करके 12 शेड्यूल कर दिया गया, अमेंडमेंट के द्वारा शेड्यूल्स ऐड हो गए। शेड्यूल 1 कहता है कि आपके देश के जितने भी स्टेट्स है, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सभी का नाम एक शेड्यूल में लिखा गया, एक जगह पे लिखा गया, वो आपका शेड्यूल 1। मतलब फर्स्ट शेड्यूल में आपके देश के 28 स्टेट्स, 7 यूटीज, जो भी आपके स्टेट्स और यूटीज हैं, उन सभी का नाम एक जगह लिखा है, दैट इज द शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 2 बताता है कि कुछ इंपॉर्टेंट से डिग्निटरीज है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, जजेस हो गए, इनकी सैलरी इमोल्यूमेंट कैसे दिए जाएंगे, ये सब चीज आपको सेकेंड शेड्यूल में दिखाई देगा। शेड्यूल 3 जो है ये बोलता है सर ओथ और अफर्मेशन, मतलब कोई ऐसे पद पे आ रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, तो उसके ओथ और अफर्मेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई, जैसे कि आपके मिनिस्टर्स हैं, एमपी, एमएलए, जजेस, इनके ओथ और अफर्मेशन के बारे में शेड्यूल 3 में बताया हुआ है। शेड्यूल 4 बताता है, सुने इस चीज को अच्छे से, कि आपके देश में जो 28 स्टेट्स हैं, ये हर स्टेट में से कुछ ना कुछ मेंबर राज्यसभा में जाते हुए नजर आएंगे। फ्रॉम एवरी स्टेट फ्यू मेंबर्स गो टू द राज्यसभा। तो ये पार्टिकुलर आपको यहाँ पे बताता है कि हर स्टेट से जो कुछ कुछ मेंबर्स राज्यसभा में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लिसन दिस केयरफुली, हर स्टेट से कुछ कुछ मेंबर राज्यसभा में जाते हुए नजर आते हैं, तो कितने मेंबर कौन से स्टेट से आएंगे, वो आपके 4th शेड्यूल में है। और एक और कमाल की बात, कल अगर एक नया स्टेट को ऐड किया गया तो आपका शेड्यूल 1 में बदलाव आएगा या नहीं आएगा, डेफिनेट सी बात है सर आएगा। अभी कितने हैं, 28 स्टेट है, कल में अगर एक और स्टेट बना दे हमारे देश में, पार्लियामेंट बना दे, तो 29 स्टेट हो गया, तो हमें एक स्टेट का नाम यहाँ पे ऐड करना पड़ा, तो फर्स्ट शेड्यूल में बदलाव आया। प्लस हमें उस पर्टिकुलर स्टेट से राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो शेड्यूल 4 में भी बदलाव आएगा। यही आपके पार्ट 1 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, इस चीज को समझो। अगर आपके पार्लियामेंट ने कोई भी स्टेट बना दिया, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके कहीं पे भी एक नया स्टेट बना दिया, तो उसके कारण आपके शेड्यूल 1 में भी बदलाव आएगा और शेड्यूल 4 में भी बदलाव आएगा, दिस इज कॉल्ड एज इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स, राइट, जो कि आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो, राइट। बाकी इससे संबंधित कोई भी दिक्कत हो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो, वहां पे मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डेफिनेटली टेक्स्ट मी देयर, आई डेफिनेटली रिवॉर्ट यू गाइस, ठीक है। फिर देखो शेड्यूल 5 से लेकर के 8 तक, अच्छा अब इसके अंदर में क्या क्या है, तो जो शेड्यूल 5 है ये बोलता है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से शेड्यूल एरियाज हैं जिनके गवर्नेंस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट से शेड्यूल एरियाज के गवर्नेंस के बारे में 5th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। शेड्यूल 6 में भी कुछ इंपॉर्टेंट से शेड्यूल एरिया फिर ट्राइबल एरियाज हैं, उनके गवर्नेंस के बारे में मेंशन किया गया, फॉर एग्जांपल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट से एरियाज हैं, इनके गवर्नेंस को यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर आपको 7th शेड्यूल में पता चलेगा सर जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना, सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में, यूनियन, मतलब जो भी आपका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स है जिसपे यूनियन लॉ बनाएगा, तो उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। मतलब यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से चीजें लिखी गई है जिसपे कानून सिर्फ और सिर्फ आपका पार्लियामेंट बनाएगा। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टेट लिस्ट पे लिखी गई हैं जिसमें कानून आपके स्टेट के गवर्नमेंट बनाएंगे, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंकरेंट लिस्ट में लिखी गई हैं, किसमें सर, कंकरेंट लिस्ट में, इस पे कानून कौन बनाएगा, तो इसमें कानून आपका यूनियन भी बनाएगा प्लस स्टेट भी बनाएगा, दैट इज गिवन इन दी कंकरेंट लिस्ट, दिस इज द थर्ड वन। ये तीनों आपको कहां दिखाई देगा, दिस इज समथिंग यू सी इन द 7th शेड्यूल। कहां दिखाई देगा सर, आपको ये आपके 7वें शेड्यूल में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। जो शेड्यूल 8 है, 8वां शेड्यूल जो है, ये बेसिकली सर ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डील करता हुआ नजर आता है, जिसमें आपको पता चलता है अभी करंटली 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिसको रिकॉग्नाइज किया गया। सो 8th शेड्यूल इज समथिंग दैट डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जितने भी इंपॉर्टेंट से ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको 8वें शेड्यूल में दिखते हुए नजर आएंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर ये जो आप इतनी स्पीड में बोलते जा रहे हो ना, इसको हम याद कैसे करेंगे, मुझे 5 मिनट दो, मैं आपको लास्ट में एक निमोनिक दूंगा जिसके बाद आप सारे शेड्यूल्स याद रखोगे। इट इज जस्ट अ वेरी बेसिक निमोनिक, मैंने नहीं बनाया हुआ है, यूट्यूब पे बहुत टाइम से चल रहा है, मैंने भी देखा, मुझे अच्छा लगा, मैं भी चेप दूंगा आज, राइट, आपको भी अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। तो मैं आपको लास्ट में निमोनिक दे दूंगा, पहले सुनो इसको। 8 शेड्यूल तक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था सर, हमने शेड्यूल्स क्या, हमारे 8 कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल तक मेंशन किए गए थे, लेकिन 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये सब अमेंडमेंट के द्वारा है। कैसे हैं सर, अमेंडमेंट्स के द्वारा, है ना।
तो बेसिकली हमें देखना है कि जो बाकी शेड्यूल्स यहाँ पे अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा आए हैं, वो कौन कौन से। 9 शेड्यूल आता है जिसमें बताया गया है जितने भी एक्ट्स हैं और जितने भी लैंड रिफॉर्म्स, अब इस चीज को याद रखो। नवा शेड्यूल को पता है क्यों बनाया गया था? इसको बेसिकली बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से कानून हैं जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, जो हम बनाएंगे और ऐसे कानून के ऊपर में जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को रिसर्च नहीं कर सकता, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। यानी कि पार्लियामेंट ने अपने को बचाव में रखने के लिए एक स्पेशल सा शेड्यूल बना दिया, ये बोल करके कि अगर अब हम कोई भी कानून बनाएंगे तो हम उस कानून को इस शेड्यूल के अंदर में रखेंगे कि पार्लियामेंट कभी भी इस कानून को स्ट्रक डाउन नहीं करेगा। होता क्या है, सपोज करो कल पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, आप चलोगे सुप्रीम कोर्ट में, आपने बोल दिया सर ये जो कानून पार्लियामेंट में बनाया गया है ना, इस कानून ने मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया, इट इज वायलेटिंग माय फंडामेंटल राइट्स। तो आपका पार्लियामेंट पता है, मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट पता है क्या बोलेगा? पार्लियामेंट का बनाया हुआ ये कानून को हम स्ट्रक डाउन करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि ये कानून किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। फंडामेंटल राइट सर्वोसर्वा है। इसीलिए पार्लियामेंट के लिए एक खतरा ये रहता है कि अगर उसने कोई भी ऐसा कानून बनाया जो किसी के फंडामेंटल राइट है, कोई भी ऐसी चीज को हैम्पर कर रहा है, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू होकर के कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। तो पार्लियामेंट ने अपने आप को बचाने के लिए एक शेड्यूल बना दिया, 9 शेड्यूल। उसमें अपने आप को ये बोला कि हम कुछ ऐसे लैंड रिफॉर्म्स डालेंगे, कुछ ऐसे लैंड से संबंधित, लैंड रिफॉर्म से संबंधित एक्ट बनाएंगे जिसका कभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो उसने क्या कर दिया सर, 9 शेड्यूल बना दिया, इसमें एक्ट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स दिख जाएगा। पर्टिकुलरली क्या होता है सर, इसको सबसे पहला अमेंडमेंट जो किया गया 1951 में, वो आपका था 9th शेड्यूल। इसलिए आपको पता चलता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन पहले कितने शेड्यूल थे, 8 थे। सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ 1951 में और इसने डाल दिया नवा शेड्यूल, 9th शेड्यूल। क्यों 1951 में? क्योंकि 1950 में तो संविधान बन करके इन्फोर्स ही हुआ था, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया हमने 26 जनवरी, अगले साल ही पहला अमेंडमेंट आ गया है ना, तो 9th शेड्यूल बन गया। बाद में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ जजमेंट्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1973 के पहले आपने इसमें जो भी कानून बनाए होंगे उसका हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन 1975 के बाद अगर आपने इसमें कोई भी कानून बनाया है तो उसका हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। क्यों 1973? क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था। केबीसी मतलब कौन बनेगा करोड़पति मत समझना, केशवानंद भारती केस हुआ था और इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्टैब्लिश किया है। तो इसीलिए इस केस के पहले जितनी भी चीजें थी इन सभी को बोल दिया गया जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इसके बाद वाली चीजों पे जुडिशियल रिव्यू होगा। ये केस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अमेंडमेंट वाले चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया, 25 डेज चैलेंज इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, वहां पे देख लेना। और अगर आपको देखना है तो ऐसे गूगल करके समझ जाओ, बाकी यही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। आगे देखो, फिर एक और अमेंडमेंट किया गया 10th शेड्यूल में, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को डाला गया। ये लॉ क्या बोलता है, सपोज करो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं एक मेंबर हूं, मैंने इलेक्शन के लिए मैं खड़ा हुआ और मैं एक पॉलिटिकल पार्टी ए से इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ और मैं जीत गया और मुझे एमपी एमएलए बना दिया गया, ठीक है। जीतने के बाद में मैं क्या कर रहा हूं कि सर मैं अपनी पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में चला गया, पार्टी बी में चला गया। तो कहीं ना कहीं वोटर्स के लिस्ट के साथ, वोटर्स के साथ में अन्याय हुआ है नहीं हुआ, आप खुद बताओ, हुआ है ना। जो आसपास के लोग थे उन्होंने बोला था कि यार ये जो बी वाली पार्टी है ना, हमें इसकी विचारधारा नहीं पसंद, हम पार्टी ए की विचारधारा को वोट करेंगे, और आपने पार्टी ए को ज्वाइन किया था तो लोग ने पार्टी ए के नाम पे आपको वोट दिया, आप एमपी बन गए या फिर सोचो एमएलए बन गए, कुछ भी बन गए, और आप बाद में जाकर के सर अपनी पार्टी बदल लिया। आप तो लोगों के साथ तो धोखा हो गया, आपने वोट लिया कोई और पार्टी का नाम दे करके और आप जीत करके कोई और पार्टी ज्वाइन कर गए। तो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए जो भी हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यानी कि लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन, उन सभी के पास में पावर है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ का इस्तेमाल करके ऐसे एमपीज को टर्मिनेट कर देंगे। अगर कोई एमपी एक पार्टी से इलेक्शन लड़ करके दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उसके जो हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, यानी कि लोकसभा में आपके स्पीकर महोदय, राज्यसभा में चेयरमैन साहब, वो सीधा सीधा उसकी अध्यक्षता कैंसिल कर देंगे, कल से वो इंसान एमपी नहीं रहेगा। ये आपको एंटी डिफेक्शन लॉ से कानून मिला है। बेसिकली इसको 52nd अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया गया है, ठीक है। ये क्यों किया गया? क्योंकि जो पार्टीज के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ रही उसको हैंडल करने के लिए, मतलब एक इंसान एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ऐसे स्विच ना करे। नेक्स्ट आपको 11th और 12th शेड्यूल बहुत ही सिंपल है, मैं आपको भी बता रहा था, पार्ट 9 एंड 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरीके से है ना। 73rd अमेंडमेंट 1992 में पंचायती राज पे, 74th अमेंडमेंट 1992 में म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया गया। पार्ट 9 और 9A में उसी को ऐड कर दिया गया। सर शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में बेसिकली दोनों लोकल बॉडीज के रूप में 11वें और 12वें शेड्यूल में आते हुए नजर आते हैं। हम इसको अभी आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। अभी आगे मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, I'll teach you particularly about this particular stuff। पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटी, ऐसे आपको 12 शेड्यूल दिखेंगे। निमोनिक्स क्या है? तो निमोनिक्स है सर
टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये याद रखना है आपको, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसमें आपको 12 के 12 शेड्यूल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। टीयर्स का मतलब होता है सर टेरिटरी, यानी कि जो सबसे पहला आपका शेड्यूल है उसमें यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में मेंशन किया गया है, किया गया नहीं किया गया, मैंने आपको बताया था सबसे पहले शेड्यूल में लिखा हुआ है ना कि आपके 28 स्टेट्स कौन है, यूनियन टेरिटरी उसका मेंशन किया गया है। ई मतलब होता है सर इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, सैलरी है ना, इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरी। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं, उनके सैलरी इमोल्यूमेंट्स के बारे में सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है। ए का मतलब होता है सर अफर्मेशन, यानी कि ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ कहो या फिर अफर्मेशन कहो, यानी मैंने आपको बताया था ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज है उनके ओथ के बारे में दिया हुआ है, दैट इज इन दी थर्ड शेड्यूल। फिर आपको फोर्थ शेड्यूल में आर दिखाई देगा, आर मतलब होता है सर राज्यसभा, यानी कि हर स्टेट से कितने लोग जाएंगे राज्यसभा में इलेक्ट होकर के, वो इसमें मेंशन किया गया है। तो क्या हो गया सर चौथा शेड्यूल। एस का मतलब होता है सर शेड्यूल एरिया, मैंने आपको बताया था ना कि शेड्यूल एरियाज है कुछ पर्टिकुलरली, उनको रेगुलेट करना, मतलब किस तरीके से रेगुलेट करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो आपके 5वें शेड्यूल में है। और छठा शेड्यूल था उसके अंदर भी कुछ और शेड्यूल एरियाज थे, तो इसको हम बोलते हैं सर अदर शेड्यूल एरिया। फॉर एग्जांपल उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ऐसे आपको 4 स्टेट्स दिखाई देते हैं, उनको कैसे रेगुलेट करेंगे वो अदर शेड्यूल एरिया का, वो आपको यहाँ पे छठे शेड्यूल में दिखाई देगा, याद आ रहा है। तो एक था शेड्यूल एरिया और एक था आपका अदर शेड्यूल एरिया। एफ का मतलब है सर फेडरल लिस्ट, क्या मतलब है इसका, फेडरल लिस्ट, मतलब आपके यूनियन के पास में, सेंटर के पास में एक होता है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें यूनियन और सेंटर दोनों आके कानून बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा फेडरल लिस्ट का डिवीजन आपके 7वें शेड्यूल में था, याद आ रहा है नहीं आ रहा बताओ। फिर आपका 8वां शेड्यूल क्या था, ओ, दैट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या है सर ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, मैंने आपको बताया था ना कि आपके 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फिर एल क्या है, ये आपका नवा शेड्यूल जो ऐड किया गया, लैंड रिफॉर्म्स, जमीन से संबंधित। मैंने आपको बताया कि इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, याद आ रहा है। फिर मैंने आपको डी से क्या बताया, एंटी डिफेक्शन, क्या बताया मैंने आपको, एंटी डिफेक्शन, कोई इंसान एक पार्टी ज्वाइन कर रहा है फिर वो दूसरी पार्टी में चला गया, डिफेक्शन लग गया, एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें ऐड किया गया है। पी और एम क्या है, पी मतलब सर पंचायत और एम मतलब सर म्युनिसिपैलिटी, है ना। तो ये आपके हो गए करेक्टली 12 शेड्यूल्स, है ना। सो दिस इज हाउ टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, राइट। इसको कॉपी पे नोट कर लेना, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा था वैसे वैसे नोट करते जाना, इसके बाद से आपके 12 के 12 शेड्यूल याद हो जाएंगे। अब आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम को ऐसे सीधा लिखो, TEARS, उसके सामने डैश करते हुए लिखते जाओ, और फिर इसको शेड्यूल को ऐसे याद कर लो, तो आपको 12 के 12 शेड्यूल 5 मिनट के अंदर याद हो जाएंगे। That is the easiest way to memorize all the important schedules of the Indian Constitution. And with this, in this particular video, we have completed the important parts and the schedules, all the parts and schedules of Indian Constitution. और मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है कौन से parts और schedule important है, कौन से नहीं है। Schedule सारे important है क्योंकि 12 ही है, 12 मेजर तरीके से डिवाइड किया गया है। पार्ट्स में आपको बेसिकली 10 से 12 पार्ट याद रखने हैं, 25 पार्ट याद नहीं रखने। कौन से याद रखने और कौन से याद नहीं रखने वो भी आज की क्लास में आपको बता चुका हूं। सो आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। इफ इट इज, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ में। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू गाइस वांट कि अपन यूपीएससी बाय रुपीस टेलीग्राम चैनल पे ऐसे इनिशिएटिव को लेकर के आए जहां हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें फ्री ऑफ कॉस्ट, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एटलीस्ट 15 एस्पिरेंट्स शुड कमेंट देयर, and if you guys are not in the part of the group, you should go and join the group for sure, right? मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। This is for today. Thank you so much everyone. God bless you all. Keep on working hard. Thank you so much.